हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का ये टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। और इस बार 2023 के सेशन में मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में से काफ़ी सारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये पूरा एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, मतलब हम A to Z पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट को पहले हम सिलेबस देख लेते हैं फॉर द ईयर 2022 एंड 2023 एग्जाम्स। 2023 के एग्जाम्स के लिए इस बार काफ़ी सारा सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है। एंड मज़े की बात यह है कि जिस नाम से आपका ये चैप्टर है, एक्चुअली ये टॉपिक ही यहाँ से रिमूव हो गया है। दैट मीन्स आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ना है इस बार। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है आपका गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। एक आपको ये वाला लॉ पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट पढ़ना है एंड उसका एक्सप्लेनेशन एंड अलॉन्ग विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इतनी चीज़ें आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़नी है। मतलब गेल-यूसेक्स लॉ के बारे में आपको डेफिनेशन देखना होगा, उसके न्यूमेरिकल्स देखने होंगे एंड उसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है वेपर डेंसिटी क्या होती है एंड ऑल्सो इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपका सिंपल ये फॉर्मूला होता है एंड यही एक फॉर्मूला आपके कोर्स में है। और इसका भी आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए बस। यहाँ पे साफ मेंशन है फॉर्मूला प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिडक्शन ऑफ सिंपल यानी कि एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एम्पेरिकल फार्मूला से जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बनाएंगे बाद में, तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालना आपको सीखना है। और ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और ये किन से निकालना होगा, आपको निकालना होगा बाय यूजिंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जो कि आपको सवाल में दे रखी होती है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन वैसे आपके कोर्स में मेंशन्ड नहीं है अलग से, बट इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन किस तरह निकाली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मासेस ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इससे भी आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसके भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके इस साल हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेल-यूसेक्स लॉ से। तो सबसे पहला हमारा लॉ जो है वो है गेल-यूसेक्स लॉ। पढ़ते हैं ये क्या बताता है। सो इट सेज व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bears a simple whole number ratio to one another and to the volumes of the products if gaseous। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं जहाँ पे दो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन को हम रिएक्ट सपोज अगर कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म, हम सबको पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, दे फॉर्म H2O। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमें साफ दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन इधर दो है उधर एक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो हैं उधर दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है दोनों साइड्स। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से हाइड्रोजन हमारे हो गए 4, तो यहाँ पे एक और 2 हम लगा देंगे, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब जैसे ही हम ये बैलेंसिंग करते हैं, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। आपने शायद इनके बारे में कहीं पढ़ा हो। दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब ये जो नंबर हम बैलेंसिंग में लगाते हैं ये काफ़ी काम भी आते हैं, और इन्हीं नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा गेल-यूसेक्स लॉ। अब ये लॉ क्या बताता है फिर से समझना। इट सेज व्हेन गैसेस रिएक्ट, यहाँ पे हमारी दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं और यहाँ वाटर बना रही हैं, और बेसिकली वाटर भी नहीं, यहाँ पे जो ये बन रहा है इट इज इन गैसियस फॉर्म, यानी कि ये है स्टीम, तभी ये लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा। ये सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट पे ही लागू होता है गेल-यूसेक्स लॉ। तो क्या कहता है फिर से देखते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो which bears a simple whole number ratio to one another। मतलब जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी वो आपस में एक पर्टिकुलर रेशियो में ही रिएक्ट करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पे इनके बीच का रेशियो क्या है, देख लो, ये है 2:1 का। यहाँ ऑक्सीजन के पहले कुछ नहीं लगा है, मतलब एक ऑक्सीजन है। सो दैट मीन्स यहाँ पे इनके बीच का रेशियो क्या है, 2:1 का। यानी कि जब भी इनका रिएक्शन होगा तो 2 लीटर हाइड्रोजन के लिए 1 लीटर ऑक्सीजन लगेगा।
आधा लीटर हाइड्रोजन के लिए 250 ml ऑक्सीजन लगेगा। अगर आप 4 लीटर हाइड्रोजन ले लेते हो तो उसके लिए 2 लीटर ऑक्सीजन लगेगा। मतलब जितना अमाउंट भी आप हाइड्रोजन गैस का लोगे उसका जस्ट आधा ऑक्सीजन आपको चाहिए होगा फॉर दिस रिएक्शन। ये बताता है हमारा गेल-ल्यूसेक्स लॉ। मतलब ये जो नंबर हम कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लगाते हैं बैलेंस करने में, तो यही आपको बता रहा होता है कि कितना वॉल्यूम आपको किस गैस का लेना है इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ये भी बताता है कि आपका प्रोडक्ट किस रेशियो में बन रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये 2 लीटर हाइड्रोजन लेते हो तो यहाँ पे जो आपका स्टीम फॉर्म होगा ये भी आपका 2 लीटर ही फॉर्म होगा या 2 के रेशियो में ही फॉर्म होगा। मतलब जितना आप हाइड्रोजन लोगे उतना ही आपका स्टीम वॉल्यूम में फॉर्म होगा। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये लॉ तभी होल्ड करेगा जब आप टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखोगे बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड। अगर आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहता है तभी ये लॉ होल्ड करता है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे इस चैप्टर में उसमें आप ये मान के चलोगे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों साइड्स कांस्टेंट रह रहा है। ये आपको अलग से अभी देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, पर ध्यान रखना कि गेल-ल्यूसेक्स लॉ तभी होल्ड करेगा जब फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहती हैं तब, राइट। चलो अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये वाला एग्जाम्पल तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा दैट जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में देन इट फॉर्म्स स्टीम। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक रेशियो लेके चलता है जो कि होता है ये अभी हमने लास्ट पेज पे देखा था, राइट। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया था। अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं सपोज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का। जब भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जुड़ती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन N2+3H2, ये क्या बनाती हैं? ये फॉर्म करती हैं अमोनिया गैस। ये आप पढ़ोगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया में। सो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके बनाती हैं अमोनिया। तो अमोनिया भी एक गैस है, ये मतलब सारी चीज़ें आपकी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो इनके बीच जब हम बैलेंसिंग कर देंगे इस रिएक्शन की तो इनके बीच एक रेशियो फॉर्म हो रहा है, देखो। सो इन तीनों के बीच का जो रेशियो है वो है 1:3:2 का। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर 2 लीटर्स इसके लेते हो तो आपको जस्ट इसका 3 टाइम्स लेना पड़ेगा हाइड्रोजन और जस्ट इसका डबल बनेगा अमोनिया यानी कि 4 लीटर्स। मतलब जो भी चीज़ होगी वो ये रेशियो फॉलो करेगी 1:3:2 का, राइट। तो यही हमारा गेल-ल्यूसेक्स लॉ हमें समझाता है कि जो भी रिएक्शन होता है उसमें जो भी आप स्टोइकियोमेट्रिक नंबर लगाते हो, कोफिशिएंट लगाते हो, वही आपको बता रहा होता है कि वहाँ पे कंबाइनिंग वॉल्यूम्स क्या क्या रहेंगे अलग अलग गैसेस के। एंड इस लॉ की हेल्प से हम काफ़ी सारे इसी तरह न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अभी इसी के ऊपर बेस्ड देखते हैं न्यूमेरिकल्स। आई होप लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। सो हमारा पहला क्वेश्चन है what volume of oxygen would be required for the complete combustion of 100 liters of ethane according to the following equation। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी है तो चलो इसको लिख लेते हैं। सो इक्वेशन हमको गिवन है 2C2H6 plus 7O2 gives 4CO2 plus 6H2O। तो ये हमारा है रिएक्शन। अब रिएक्शन में जो नंबर्स लगे हैं इनको आप ध्यान से देखना। अब देखते हैं पूछा क्या गया है हमसे। तो हमसे कहा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो जिसका वॉल्यूम आपको नहीं पता है उसका वॉल्यूम आप मान लो x लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। फिर आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 100 लीटर्स ऑफ इथेन। इथेन का मतलब ये जो दिया हुआ है C2H6 ये इथेन है और इसका वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 100 लीटर्स। सो इसका वॉल्यूम हमको गिवन है 100 लीटर्स। तो एक चीज़ का वॉल्यूम हमको पता है, एक चीज़ का वॉल्यूम नहीं पता है। तो अब इसको गेल-ल्यूसेक्स लॉ की मदद से हम बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखना कैसे, हम दोनों चीज़ें यहाँ पे लेंगे जिसका हमको वॉल्यूम पता है और जिसका हमें नहीं पता है। सो यहाँ पे हमको C2H6 का वॉल्यूम पता है तो इसको लिख लेते हैं C2H6 और हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे लिख देंगे। अब ध्यान देना, हमको इसका रेशियो पता है, इसका है 2 और ऑक्सीजन का रेशियो है 7। सो इनके बीच का जो रेशियो है वो मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया है। अब हमें जो एक्चुअल जिसका वॉल्यूम पता है इक्वल टू करके हम C2H6 का वॉल्यूम लिख लेते हैं विच इज़ 100 लीटर्स एंड जिसका हमें नहीं पता है उसको हम यहाँ पे
x के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के सामने हम x लिख लेते हैं। अब हमको बस करना क्या है, हमको इतने पोर्शन को सॉल्व कर देना है। एक बार फिर से देख लो, जिसका हमको वॉल्यूम पता होता है वो ले लेते हैं और जिसका वॉल्यूम हमें नहीं पता होता वो ले लेते हैं और दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे और फिर इन दोनों का हमको रेशियो लिख लेना है और फिर जिसका वॉल्यूम हमको पता है उसका वॉल्यूम रख देना है और जिसका नहीं पता है उसकी जगह x रख देना है। अब बस इतने को आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 700 लीटर्स। सो x विल बी इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 2 लीटर्स विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 350 लीटर्स। सो 350 लीटर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद 100 लीटर्स ऑफ इथेन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। सो आपका आंसर हो जाएगा 350 लीटर्स of oxygen is required। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। चलो समझ में आ गया हो तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो हमें गिवन है दैट 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब ये वाला रिएक्शन हमको नहीं दिया गया, लेकिन हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि 200 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास एसिटिलीन है। एसिटिलीन का मतलब क्या, ये आपकी इथाइन गैस की बात कर रहे हैं, एसिटिलीन। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हमको बताना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन। द कंबशन रिएक्शन, यहाँ पे आपको एक कंबशन रिएक्शन भी दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। सो रिएक्शन हमारा है 2C2H2, यही है क्या, एसिटिलीन गैस या फिर इथाइलिन गैस, प्लस इसमें ऐड होगा 5 ऑक्सीजन विच गिव्स 4CO2 प्लस 2H2। तो ये हमारा कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन है ऑफ एसिटिलीन या फिर इथाइन। सो यहाँ पे इस चीज का कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन हमको दिया हुआ है एंड हमको किसका वॉल्यूम गिवन है वो हम गिवन वॉल्यूम में लिख लेते हैं। सो हमको पता है एसिटिलीन का वॉल्यूम कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका वॉल्यूम हमको पता है 200 सेंटीमीटर क्यूब और किसका हमको निकालना है वॉल्यूम, इट इज आस्किंग द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब ऑक्सीजन का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं x अभी के लिए। एक हमको CO2 का भी निकालना होगा, वो हम बाद में निकालेंगे इसको। चलो तो अभी हम वही काम करते हैं, जिसका हमको पता है और जिसका हमको निकालना है उन दोनों का रेशियो बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पे पता है C2H2 का वॉल्यूम और निकालना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो सबसे पहले दोनों का रेशियो लिखेंगे। इसका रेशियो क्या है 2 और ऑक्सीजन का कितना है, ये है 5 इक्वल टू, फिर गिवन वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन कितना है, ये है आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब। ऑल्सो यूनिट भी लिख लेंगे बिकॉज आपका यही यूनिट में आंसर आएगा दूसरे वाले गैस का। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने x माना था, वो x ले लेते हैं। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना बाकी है। तो ये हो जाएगा 2x, 5 चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 5 2 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब और x इक्वल टू, आप डिवाइड कर दो वो साइड 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 1000 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। ये आप नीचे यहाँ पे लिख दोगे इसके बाद। आई होप ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना समझ गए होगे कैसे निकालना हमने। इसके बाद हमको निकालना है CO2 का, तो इसको हम मान लेते हैं सपोज y, x हो गया y मान लो इसको। तो यहाँ पे ये कैसे निकालेंगे देख लो। अगेन आप कोई सा भी, अब तो ऑक्सीजन के आ गया है तो आप कोई सा भी एक यूज कर सकते हो यहाँ पे, जिसका आपको पता है वो वाला मॉलिक्यूल और जिसका आपको निकालना है वो वाला आपको मॉलिक्यूल लेना है। तो यहाँ पे चलो C2H2 ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम हमको पता है एंड हमको निकालना किसका है, CO2 का, तो CO2 ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का रेशियो देख लो, इसका 2 है इथाइन गैस का और CO2 का कितना है 4, सो ये हो जाएगा 2:4 इक्वल टू, फिर इसका वॉल्यूम हमको पता है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब एंड CO2 का वॉल्यूम हमको निकालना है, ये कितना हमने माना, ये y मान लिया। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y विच विल बी इक्वल टू 4 2 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 800
डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर क्यूब। सो 400 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे हम लिख देंगे CO2 फॉर्म्ड is equal to 400 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा टफ है। देखते हैं क्या है। सो इट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे अगेन हमसे ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड पूछा गया है to burn completely a mixture of 22.4 dm cube of CH4। अब dm cube का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब, which is equivalent to liters। यानी कि कहीं पे भी आपको डेसीमीटर क्यूब दिया हो, it is just 1 लीटर, राइट। तो 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन को हमें बर्न करना है एंड 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन को भी हमें बर्न करना है। एंड यहाँ पे हमें दो रिएक्शंस दिए हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों रिएक्शंस के लिए चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। तो दोनों रिएक्शंस देख लो क्या क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्शंस को। सो यहाँ पे हमको दो रिएक्शंस गिवन है। पहला CH4, ये मीथेन का बर्निंग रिएक्शन है, तो मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे, विच विल गिव CO2 प्लस 2H2। सो ये आपका मीथेन का बर्निंग रिएक्शन है। फिर बीच में हम एक लाइन खींच लेते हैं, इधर साइड हम लिखेंगे अब अगला रिएक्शन। तो अगला हमारा रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। तो ये हमारा हाइड्रोजन का बर्निंग रिएक्शन है, मतलब जो वाटर हमारा फॉर्म हो रहा है, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था वो है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि बताओ टोटल कितना ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे कंप्लीट कितना रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों का हम अलग अलग पहले ऑक्सीजन निकालेंगे कितना कितना यूज हो रहा है, फिर हम लास्ट में दोनों ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि टोटल इन दोनों रिएक्शंस में कितना ऑक्सीजन लगा टोटल, राइट। चलो पहले फर्स्ट रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमको क्या गिवन है, दैट 22.4 लीटर्स, डीएम क्यूब का मतलब लीटर है, मैंने बता दिया। 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन हमारे पास है। सो यहाँ पे मीथेन का वॉल्यूम हमको गिवन है 22.4 लीटर, ठीक। ऑक्सीजन का हमको निकालना है, चलो इतने से ही बस सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसका हमको गिवन होता है वो लिखते हैं CH4, जिसका हमको निकालना होता है वो लिखते हैं नीचे इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू भी नहीं एरो बना दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मीथेन आपको गिवन है 1, तो मीथेन का मॉलिक्यूल आपके पास 1 है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2। यहाँ पे जो कोफिशिएंट लगा है यहाँ देख लो 1 और 2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। फिर इसके बाद इक्वल टू, फिर जिसका वॉल्यूम गिवन है वो वॉल्यूम लिख लेना है। मीथेन का वॉल्यूम हमको गिवन है 22.4, चाहे लीटर लिखो चाहे डेसीमीटर क्यूब लिखो, बातें की है। तो डेसीमीटर क्यूब गिवन था वही लिख लेते हैं। सो डीएम क्यूब अपॉन, हमको ऑक्सीजन का निकालना है तो उसको हमने x मान लिया था, तो यहाँ पे नीचे रख देते हैं x। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लोगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। सो x इधर ले आओ, ये हो गया 1x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.8 डीएम क्यूब। सो यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी होगी 44.8 डीएम क्यूब। अब इस साइड निकालते हैं ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगी। सो इस रिएक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम गिवन है 11.2 डीएम क्यूब या 11.2 लीटर्स, एक ही बात है डीएम क्यूब या लीटर। और ऑक्सीजन का हमें अगेन यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन को मान लेंगे x। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर रखेंगे, ऑक्सीजन नीचे रखेंगे, फिर इनका रेशियो 2/1, रेशियो है 2:1 का, इक्वल टू जिसका वॉल्यूम गिवन है हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन का वॉल्यूम रख दिया, और डीएम क्यूब। यूनिट भी लिख देना बिकॉज यूनिट में अक्सर गलती हो जाती है, तो यूनिट हम लिख देंगे साथ में, और अपॉन में ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमको निकालना है, उसकी जगह x। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो गए, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11.2 डीएम क्यूब। फिर 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 11.2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 5 10, एंड उसके बाद ये हो जाएगा 5.6। सो 5.6 डीएम क्यूब। तो यहाँ पे 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। सो अब बस इन दोनों ही ऑक्सीजन को हम ऐड कर देंगे लास्ट में। सो यहाँ पे हो जाएगा टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, आप दोनों को ऐड कर दो बस, तो ये हो जाएगा 44.8 प्लस 5.6, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, उसके बाद 1 कैरी गया तो ये हो जाएगा 5 5 10, फिर उसके बाद 1 कैरी गया ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 50.4 डीएम क्यूब।
और 50.4 लीटर। सो आई होप टोटल वॉल्यूम कैसे हमने निकाला है समझ में आ गया होगा, बिकॉज किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा रिएक्शंस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को इस तरह अलग अलग सॉल्व कर लेना है और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट निकाल लेना है, फिर लास्ट में दोनों तरफ के ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, उनके वॉल्यूम्स को, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना यूज हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन एक डबल रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। चलो इसको ट्राई करते हैं अभी। सो यहाँ पे है LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाउ वेराइटीज ऑफ LPG आर मार्केटेड इंक्लूडिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मतलब जो LPG हमारे घर में आती है उसमें दो गैसेस मेनली होती हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। फिर इफ 10 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज बर्न, मतलब ध्यान रखना यहाँ पे दो गैसेस हैं आपके सिलेंडर के अंदर, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और उसका हम 10 लीटर ले रहे हैं एंड वी आर बर्निंग इट। मतलब चूल्हा जलाते हो, गैस जलती है आपकी, तो ये दोनों गैसेस ही वहाँ पे बर्न हो रही होती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एडेड टू द एटमॉस्फेयर। तो हमको यहाँ पे अमाउंट ऑफ CO2, इस बार ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा हो, वो इस बार पूछ रहा है क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितना फॉर्म हो रही है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे रिएक्शंस हमको दिए हुए हैं दोनों के, मतलब यहाँ पे जब प्रोपेन बर्न करेगी तो उसका रिएक्शन ये है, ये प्रोपेन वाला है, और फिर उसके बाद जब ब्यूटेन बर्न करेगी तो C4H10 इसका रिएक्शन हमको ये गिवन है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है इस बार ऑक्सीजन नहीं पूछा, इस बार CO2 का फॉर्मेशन पूछा गया है कितना हो रहा है। तो निकाल के देखते हैं चलो इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों रिएक्शंस लिख लेंगे। तो दोनों रिएक्शंस हमारे हैं C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2। फिर नेक्स्ट रिएक्शन भी लिख लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है 2C4H10 प्लस 13O2 gives 8CO2 प्लस 10H2O। ये हमारे दोनों रिएक्शंस हो गए। अब इन दोनों रिएक्शंस में एक एक करके हम CO2 निकाल लेते हैं, CO2 कितना कितना बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज 10 लीटर इन दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है। हमें अभी नहीं पता कि यहाँ पे C3H8 यानी कि प्रोपेन कितना है और ब्यूटेन कितना है, अब ये हमको निकालना पड़ेगा। देखो टोटल हमारे पास 10 लीटर है जिसका 60% प्रोपेन होना है, यानी इस चीज का 60% ऑफ 10 लीटर क्या होगा, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लो, 60/100 इंटू 10, ये आ जाएगा 6 लीटर्स। तो 6 लीटर हमारे पास क्या है, प्रोपेन, एंड उसके बाद 40% हमारे पास क्या है, इट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारा 40% है मिक्सचर में, तो यहाँ पे 40% ऑफ 10 लीटर्स कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो, 40/100 इंटू 10, ये आ जाएगा 4 लीटर। तो 4 लीटर हमारा क्या है, ब्यूटेन। तो इस तरह हम दोनों के वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे कि प्रोपेन हमारे पास है कितना, यानी कि ये कितना है प्रोपेन और ब्यूटेन कितना है, ये हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो ये काम आपको इसके पहले करना है, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो आप। अब तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोपेन 6 लीटर, जो हमने वहाँ सॉल्व किया है। 60% ऑफ 10 लीटर्स कितना, प्रोपेन हमारा है 6 लीटर्स। तो प्रोपेन का वॉल्यूम हमने जो निकाला 6 लीटर्स, ये यहाँ रख दिया। अब हमें ऑक्सीजन नहीं, इस बार CO2 बताना है कितना फॉर्म हो रहा है, तो CO2 के नीचे हम मानेंगे X, जो हमें निकालना होता है उसके नीचे X मान लेते हैं। अब बस जो पता है, जो निकालना है, उनको एक के ऊपर एक ऐसे रख दो, तो ये हो जाएगा, रेशियो बनेगा C3H8 का CO2 के साथ, बना लेते हैं, एरो लगाएंगे। फिर यहाँ पे C3H8 कितना है 1 और CO2 कितना है, ये है 3, इक्वल टू इसका वॉल्यूम हमने निकाला C3H8 का, ये है 6 लीटर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का नीचे वाले का वॉल्यूम हमको निकालना है, ये X। तो बस X का वैल्यू हमें सॉल्व करके निकाल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा X इक्वल टू 6 3 18 लीटर्स। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, 18 लीटर्स। इस तरफ निकाल लेते हैं, तो ये पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ब्यूटेन कितनी थी, 4 लीटर्स, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी थी, इसको मान लेते हैं X। तो बस अगेन यहाँ भी एक रेशियो फॉर्म करेंगे, जिसका पता है वॉल्यूम और जिसका निकालना है, दोनों के बीच। तो ये हो जाएगा C4H10 अपॉन हमें CO2 का निकालना है, फिर एरो बनाएंगे, इसका हमें दिया हुआ है 2 और इसका रेशियो हमें दिया है 8 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जिसका वॉल्यूम पता है वो रख देना है, C4H10 का वॉल्यूम हमें पता है 4 लीटर्स, ये हो गया।
अपॉन में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमें निकालना है, अपॉन में x हो गया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 4 जा 32। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 32, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो 32 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 इधर जाके नीचे डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा 16 लीटर्स। सो यहाँ पे 16 लीटर्स ऑफ CO2 इज फॉर्मिंग। तो यहाँ पे टोटल कितना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी एटमॉस्फेयर में, दोनों को ऐड कर देना है बस। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल CO2 फॉर्म या टोटल CO2 एडेड टू द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 लीटर बनी थी 18 लीटर्स प्लस यहाँ पे बनी है 16 लीटर्स 16 लीटर्स, दोनों को ऐड कर लोगे ये कितना हो जाएगा 8 + 6 ये हो जाएगा 14, 1 कैरी 1 + 1 2, ये हो जाएगा 34 लीटर्स। तो 34 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर जब हम 10 लीटर सिलेंडर की गैस को बर्न करते हैं, यानी कि जो LPG है उसको जब बर्न किया जाएगा 10 लीटर LPG को बर्न करने पे इतना अमाउंट यानी कि 34 लीटर्स ऑफ CO2 ऐड होती है एटमॉस्फेयर में। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी कैसे हम लोगों ने किया। सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं इसको। Here it is 67.2 liters of hydrogen combines with 44.8 liters of nitrogen to form ammonia under specific conditions। तो यहाँ पे हमें दो वॉल्यूम्स गिवन है। अब इस तरह वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना इस पर। यहाँ पे है 67.2 liters of hydrogen combines with 44.8 liters of nitrogen to form ammonia and reaction हमारा अमोनिया वाला दिया हुआ है। So we have to calculate the volume of ammonia produced. What is the other substance if any that remains in the resultant mixture? अब इस चीज का बहुत खास मतलब यहाँ पे होता है, ध्यान से समझना। जो हमारा रिएक्शन है, पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। रिएक्शन हमारा है N2 plus 3H2 gives NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर हमें अमोनिया गैस बना के दे रही है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि रेशियो यहाँ पे N2 और H2 का कितना है 1:3 का, यानी कि 1 लीटर नाइट्रोजन को 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए टू रिएक्ट एंड फॉर्म अमोनिया। 2 लीटर नाइट्रोजन को 6 लीटर हाइड्रोजन चाहिए होगा, मतलब जितना भी नाइट्रोजन आप लोगे उसका 3 गुना ज़्यादा आपको हाइड्रोजन लगेगा टू फॉर्म अमोनिया। अगर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो वो चीज़ ऑब्वियसली बच जानी है। तो यहाँ पे दोनों का प्रपोर्शन 1:3 का होना चाहिए। अब जो हमें गिवन है वो देखो जरा, यहाँ पे 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वी हैव 44.8 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब जरा एक चीज ध्यान से सोचो, क्या इन दोनों का रेशियो 1:3 का है? क्या यहाँ पे जो गैसेस आपको दी हैं क्या ये पूरी रिएक्ट हो भी पाएंगी? यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नाइट्रोजन काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। सोच के देखो, अगर ये 44.8 लीटर्स है और इसको 3 गुना इसका हम निकालें तो 3 गुना कितना आएगा? ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 2 कैरी गया, उसके बाद पॉइंट लगा, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 14, फिर 1 कैरी जाएगा, 3 4 जा 12 13। सो 134.4 लीटर्स आपको चाहिए होगा हाइड्रोजन, तब जाके पूरा नाइट्रोजन रिएक्ट कर पाएगा इसके साथ। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन रेशियो वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ये बच जाएगी। तो यहाँ से हमको यही पता लग रहा है कि नाइट्रोजन क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में, तो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन पूरी रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ बचनी है। रेशियो वाइज आप देख लो कौन सा वॉल्यूम आपको कितना ज़्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ देख के हमको पता लग रहा है कि 1:3 का रेशियो है वो तो फिक्स है, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम गिवन है दोनों गैसेस का ये ज़्यादा है नाइट्रोजन इसके मुकाबले। इसका 3 गुना या तो ये होता हाइड्रोजन, तब तो रिएक्ट कर जाता नाइट्रोजन पूरा। बट यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो नाइट्रोजन गैस पूरा रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा एंड नाइट्रोजन बच जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे हमको यही कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको x निकालना है, लेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट। तो जितना नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है उसको हम मान लेते हैं x। तो ये हो जाएगा लेट वॉल्यूम ऑफ N2 that reacts भी x। तो नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा होगा, वॉल्यूम इतना हमें गिवन है वो अलग बात है, लेकिन सारा का सारा नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो जितना भी रिएक्ट करेगा उसको हमने x मान लिया है। तो अभी हम ये निकालते हैं कि इतने हाइड्रोजन के साथ कितना नाइट्रोजन रिएक्ट कर पाएगा। तो x हम निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का,
तो इसका निकालना है, इसका पता है, तो नाइट्रोजन का रेशियो बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और रेशियो कितना है हमारा, रेशियो है 1:3 का, तो नाइट्रोजन के सामने 1, हाइड्रोजन के सामने 3 इक्वल टू, जिसका वॉल्यूम पता है। अब ध्यान रखना पता दोनों का वॉल्यूम है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन का सारा वॉल्यूम नहीं रिएक्ट करेगा, इसलिए हम मान लेंगे कि ये चीज़ हमको नहीं ही पता है, बिकॉज एक तरह से ये जब रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो ये आपका गेल-यूसेक्स लॉ वाला वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा कि नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा, तो नाइट्रोजन के सामने x रखेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन का हमको निकालना है कि कितना नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम ये गिवन वाला रख दो, ये है 67.2 लीटर्स। बस सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 67.2 डिवाइड बाई 3, सो ये हो जाएगा x इक्वल टू, आप काट दो 3 से, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर 3 2 ज़ा 6 पॉइंट और 3 4 ज़ा 12, तो 22.4 लीटर्स ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको लीटर्स में ही वॉल्यूम गिवन थे, तो ये भी लीटर में आ गया। सो यहाँ पे नाइट्रोजन 22.4 लीटर्स ही रिएक्ट कर रही है, राइट। तो 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, तो अमोनिया के लिए फिर से एक रेशियो मानेंगे, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे और इधर निकालते हैं। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म, तो अमोनिया फॉर्म कैसे निकालेंगे देखना। अमोनिया के लिए फिर से इसी रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, और इस बार जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, इस वॉल्यूम को यहाँ पे लेके चलेंगे। अगेन मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ, N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, ठीक है, और यहाँ पे 2NH3 हो जाएगा, ठीक। अभी तक यूज नहीं किया था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 2NH3। अब यहाँ पे हमें निकालना है अमोनिया का वॉल्यूम, तो इसको x मान लेते हैं, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमको पता है 67.2, और नाइट्रोजन का रिएक्टिंग वॉल्यूम हमने जो निकाल लिया है 22.4 लीटर्स, ये हमने दोनों रख दिया। अब आपके ऊपर है, आप कोई सा भी रेशियो यूज कर सकते हो, तो यहाँ से निकालेंगे इसको नाइट्रोजन और इसका रेशियो यूज करके, बिकॉज ये सिंपल है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया का वॉल्यूम हम यूज कर सकते हैं, तो ये है N2 का वॉल्यूम हमको पता है, अमोनिया का निकालना है, विच विल बी इक्वल टू, नाइट्रोजन का रेशियो हमको 1 दिया हुआ है, मतलब इसका रेशियो 1 है, और अमोनिया का रेशियो 2 है, तो पहले रेशियो रख दिया, फिर जिसका वॉल्यूम पता है वो रख देना है 22.4, और जिसका वॉल्यूम निकालना है अमोनिया का निकालना है, तो इसके सामने x रख दिया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो x इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.8 लीटर्स। सो अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर्स। ये आप यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज, क्वेश्चन ने लास्ट में एक और चीज पूछी है आपसे, दैट व्हाट इज द अदर सब्सटेंस इफ एनी दैट रिमेन्स इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा के सोच के देखो, क्या आपका सारा का सारा नाइट्रोजन रिएक्ट कर पाया, नहीं रिएक्ट कर पाया, तो नाइट्रोजन यहाँ पे इस रिएक्शन में क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया हुआ था, इसलिए ये बच जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 44.8 लीटर्स हमको गिवन है, तो ये बचेगा, कितना बचेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस जगह निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ N2 लेफ्ट इज इक्वल टू, हमें N2 दिया हुआ था 44.8 लीटर्स, एंड हमारा N2 रिएक्ट कितना किया, रिएक्ट किया 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे आप माइनस कर लोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.4 लीटर्स। सो 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन भी आपका अनरिएक्टेड बचा रहेगा, सो दैट आल्सो रिमेन्स इन द रिजल्टेंट मिक्सचर्स। सो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने किया। अभी चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अगेन गेल-यूसेक्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। सो अगेन यहाँ पे है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज इथाइन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज शोन बाय द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन हमको गिवन है C2H2 + 5O2 gives 4CO2 + 2H2O। अब यहाँ हमें बताना क्या है, what volume of ethane gas at STP is required to produce 8.4 dm³ of carbon dioxide। सो यहाँ पे इथाइन का हमको वॉल्यूम बताना है, तो सिंपल है, करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारा है 2C2H2 + 5O2 gives 4CO2 + 2H2O, और यहाँ पे हमको गिवन है
प्रोड्यूस 8.4 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमको गिवन है 8.4 डेसीमीटर क्यूब। एंड यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइन गैस इज रिक्वायर्ड। इथाइन गैस का मतलब C2H2, ये कितना रिक्वायर्ड है ये हमको निकालना है। तो जो निकालना है, जो पता है, उन दोनों का रेशियो बनाएंगे और निकाल लेंगे इसको बहुत आसानी से। तो ये हो जाएगा C2H2 अपॉन CO2। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:4 का। इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, x रख देंगे, और CO2 का वॉल्यूम हमको इस बार पता है, ये रख देंगे 8.4 dm³। अब ये आप लोग सॉल्व कर लो, इसके बाद x का वैल्यू ऐसे निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, सॉल्व कर लेना इसको। यहाँ पे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको आगे अपने आप सॉल्व कर लेना। सो इस क्वेश्चन के बाद चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक विच इज वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, इट इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस एक्सप्रेस्ड एज द मास ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ रेफरेंस गैस सच एज हाइड्रोजन और एयर। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो गैसेस का मास लेते हैं, एक तो जिस गैस का हमें निकालना है वेपर डेंसिटी उसका मास, अपॉन हम उतने ही वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास ले लेते हैं, और इन दोनों मासेस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाता है हमारी गैस का वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आप अपनी वाली गैस का एक फिक्स वॉल्यूम लो, उसका मास ले लो, और उतने ही वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास ले लो और दोनों को डिवाइड कर दो। सो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा वेपर डेंसिटी। या फिर वेपर डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, इसी से निकल के आया है। आप क्या करो, अपनी वाली गैस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ले लो और हाइड्रोजन गैस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ले लो, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा RMM ऑफ गैस अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना आएगा, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आ जाता है 2। तो RMM को आप 2 से डिवाइड करोगे, इससे भी आ जाता है वेपर डेंसिटी। तो इसी से हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर में हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद जरूर कर लेना। दैट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कहीं गिवन है, उसका आप डबल कर दोगे तो आपको RMM मिल जाएगा अपनी गैस का, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड। सो न्यूमेरिकल है अ गैस सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 20 dm³। हमें एक गैस सिलेंडर गिवन है जिसका कैपेसिटी है 20 dm³ इज फिल्ड विद अ गैस X। हमारी गैस X है, हमें नहीं पता उसका नाम। द मास ऑफ विच इज 10 ग्राम, और हमारी गैस का मास हमको 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारी गैस का मास है ऑफ फिक्स वॉल्यूम। फिर व्हेन द सेम सिलेंडर इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 ग्राम। तो हाइड्रोजन गैस का हमको मास दिया है 2 ग्राम, ये क्या है, मास ऑफ X गैस, और ये क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ सेम वॉल्यूम, बिकॉज हमने सेम सिलेंडर में दोनों को भर के रखा हुआ है। तो यही तो फॉर्मूला होता है किसका, वेपर डेंसिटी का। तो आगे क्या हमसे पूछा गया है, हेंस द रिलेटिव मास ऑफ द गैसेस। तो पहले वेपर डेंसिटी निकालते हैं फिर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ फिक्स वॉल्यूम ऑफ X गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो रेशियो है तो यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा 5। तो वेपर डेंसिटी ऑफ X गैस कितना आ गया, 5। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट RMM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। RMM या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ X गैस कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 10। सो आई होप कैसे आया, हम यहाँ पे वेपर डेंसिटी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे और वेपर डेंसिटी का डबल करके हम यहाँ पे RMM निकाल लेंगे ऑफ द गैस, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने किया ये। सो इसके बाद चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत ही सिंपल चीज़ है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। बेसिकली किसी भी केमिकल कंपाउंड का आप एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो तो उसी का जब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर्म में जब फॉर्मूला लिख देते हैं तो वही हो जाता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। लाइक फॉर इंस्टेंस, जैसे मान लो किसी सब्सटेंस का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 जो कि होगा आपका इथेन का। तो यहाँ पे आप सारे नंबर्स को सिंपल रेशियो में ले आओ तो ये हो जाएगा 2:6 है, तो ये हो जाएगा 1:3। आप काट दो दोनों को 2-2 से, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के हमारा क्या आ जाएगा, CH3। देख लो, अगर C2H6 है तो यहाँ पे 2:6 का रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का, यहाँ पे इनको काट दो 2 से तो ये हो जाएगा 1:3।
तो इसका जो आपका सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा 1:3 का, उससे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा बनेगा वो हो जाएगा CH3। तो ये हो गया इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर एक और मॉलिक्यूल देखो, अगर दिया हुआ है C4H8, तो यहाँ पे सारे ही मॉलिक्यूल्स के नंबर को अगर आप 4 से काट दो, सब 4 से कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2, तो 1:2 का रेशियो आएगा। सो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा CH2। आई होप ये भी क्लियर होगा। इसके बाद लास्ट थोड़ा बड़ा फॉर्मूला देखते हैं। अगर ये है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा दैट सारे ही नंबर 6 से कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, तो 1:2:1 का रेशियो आ रहा है, तो ये हो जाएगा C1H2O1 यानी CH2O। ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस ग्लूकोज। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ही आप सारे नंबर्स को सेम चीज से कैंसिल आउट कर दो और सिंपल रेशियो फॉर्म में बना लो, तो यही हो जाता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एन एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, और अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले। वहाँ पे उन न्यूमेरिकल्स में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल लेंगे, लेकिन उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आता है उसका फॉर्मूला अभी देख लो। दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये कैसे होता है देख लो। अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मान लो पता है और आपको n का वैल्यू पता है कि ये कितना मल्टीप्लाई होके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, n यहाँ पे 2 होगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 है, यहाँ पे आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो ये 2, 2 और 6 है, यही आपका n का वैल्यू है जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं। दैट n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें क्या दे देता है, वापस से हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे। अब बात आ जाती है कि ये n का वैल्यू डिसाइड कौन करेगा, कैसे ये बताएंगे कि कितने नंबर से एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है। तो ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। और किसी किसी क्वेश्चन में अगर हमको ये नहीं पता होगा RMM, तो वहाँ पे हम RMM की जगह रख देते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी और अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस वाले फॉर्मूला का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसका भी कहीं कहीं भी यूज़ होगा, बट नीचे वाले फॉर्मूला का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा कुछ क्वेश्चंस में। तो चलो अभी इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। सो यहाँ पे है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O एंड वेपर डेंसिटी इज 30। तो यही क्वेश्चन है, चलो निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। अब यहाँ पे हमको वेपर डेंसिटी कितना गिवन है, वेपर डेंसिटी हमारा है 30, और हमको बताना है क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, लेकिन हमको n पता होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है 2 इंटू VD, बिकॉज क्वेश्चन में हमको वेपर डेंसिटी गिवन है, 2 इंटू VD अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे n निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो ये कैसे होगा देख लो, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, यानी कि इसका वेट आपको निकालना पड़ेगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला इस वाले का। तो ये हो जाएगा कार्बन का कितना होता है, ये होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ये होता है 16, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 16 यानी कि, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 30, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2। तो n का वैल्यू यहाँ से निकल के आया कितना, 2। तो बस अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा C2 और H के नीचे 2 है, ये हो जाएगा H4 और O के नीचे भी 2 लग जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 2। तो C4H4O2 ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दिस गिवन प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बस n का वैल्यू निकालना होगा। सो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है और n का वैल्यू निकाल लिया है।
फिर अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आई होप कैसे हमने किया ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाउ यहाँ पे हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाना है। सो यहाँ पे है अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 82.8% कार्बन, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके लिए हमको पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे वेपर डेंसिटी हमको दिया हुआ है 29। अब ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना कैसे निकालना होता है, तरीका समझ लेना। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जाएगा और आपको ऐसे परसेंटेज दिया होता है, वहाँ पे आपको पूरा एक टेबल फॉर्म करना पड़ता है। तो टेबल कैसे फॉर्म करते हैं देख लो। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कंटेन्स इतने % कार्बन, और हाइड्रोकार्बन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो यहाँ पे पहला काम तो आपको हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या करो, 100% में से 82.8 माइनस कर दो। तो 100 माइनस 82.8 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 9, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 17.2% आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 82.8%, और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना हो गया, वो आ गया 17.2%। तो दोनों के परसेंटेजेस हमें पता होने चाहिए, जो भी एलिमेंट्स हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे उनके। तो यहाँ पे दोनों का परसेंटेज हमको पता लग गया। तो यहाँ पे भी हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला कॉलम हमारा होता है टेबल का एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल में है। फिर इसके बाद सेकेंड आपका जो होता है ये होता है परसेंटेज। उसके बाद थर्ड कॉलम आपका होता है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास। फिर इसके बाद अगला हमारा होता है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर अगला होता है सिंपलेस्ट रेशियो। ये 5 कॉलम की आपको टेबल बनानी पड़ेगी। अब इसके बाद जो जो आपको एलिमेंट हैं दिए हुए हैं उनको यहाँ पे रख दो C एंड H। फिर इसके बाद इनका परसेंटेज 82.8 एंड यहाँ पे 17.2। फिर इसके बाद एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज को 82.8 को डिवाइड कर देना है 12 से। ठीक है। और यहाँ पे 17.2 को डिवाइड कर देना है उसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि 2 से। तो बस यहाँ पे आप सॉल्व कर लो डिवाइड करके। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 6 72, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 82.8 एंड इसको डिवाइड करना है 12 से। तो 12 6 72, 10 बचा, और 12 9 108, तो ये हो जाएगा 6.9, और यहाँ पे ये आ जाएगा 17.2। अब सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करना होता है, हमको बेसिकली डिवाइड कर देना होता है छोटे वाले नंबर से सबको। तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर पहचानो कौन सा है, 6.9, दोनों में से छोटा है। तो बस क्या करना है, आपको हर एक को डिवाइड कर देना है 6.9 से। तो 6.9 को 6.9 से डिवाइड करोगे ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 17.2 को 6.9 से डिवाइड करोगे, सो ये आप डिवाइड कर लोगे, ये आ जाएगा 2.49। ये आप लॉन्ग डिवाइड से निकाल लेना। तो 2.49 आ गया, यानी कि लमसम ये आ गया 2.5। ठीक। तो एक आ गया 1, एक आ गया 2.5, लेकिन अभी भी ये सिंपल रेशियो नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा देख लो। यहाँ पे इसको सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, जो कि होगा आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। ये कभी कभी आपको करना पड़ेगा जब आपका पॉइंट में या 2.5 या 3.5 इस तरह के वैल्यूज आते हैं तब। अदरवाइज अगर 1.9 होता तो हम सिंपल उसको 2 ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 है, एग्जैक्ट बीच का वैल्यू है, इसलिए हमने लास्ट में क्या किया, दोनों रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों का रेशियो जो हमको मिल रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो कितना मिल रहा है, ये मिल जाएगा हमको 2 और 5। तो कार्बन आपके आ गए 2 और हाइड्रोजन आ गए आपके 5। तो C2H5 ये हमारा रेशियो आया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके लिए हमको चाहिए होगा n का वैल्यू। तो n का वैल्यू कैसे आएगा, 2 × VD डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो 2 × VD, VD हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में,
वेपर डेंसिटी हमको गिवन है 29, सो 2 इंटू 29 डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 5 है तो ये हो जाएगा 5, तो ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 1 2 2 ज़ा 4 58 और नीचे 24 प्लस 5 तो ये आ गया 58 अपॉन नीचे आ जाएगा 29 जो कि हो जाएगा कैंसिल होके 2, तो n का वैल्यू 2 आ गया। मतलब आप अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू C2H5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C4H10। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। सो इस तरह हम निकाल लेंगे अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये। यहाँ पे बेसिकली आपको ये टेबल का ध्यान रखना है कि टेबल कैसे बनाना है। टेबल हमेशा इस तरह बनता है, जो भी आपको परसेंटेजेस दिए होंगे अलग अलग एटम्स के वो आप पहले निकाल के रख लोगे। अगर क्वेश्चन में सारे दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप एक टेबल बनाओगे, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल रेशियो। फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे पुट करोगे, फिर उसके बाद परसेंटेज, फिर उनका एटॉमिक मास, फिर उसके बाद डिवाइड करके इस तरह आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। फिर इन सारे में से जो सबसे छोटा रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उससे हर एक को डिवाइड करके सिंपल रेशियो निकालना होगा। फिर सिंपल रेशियो भी अगर पूरा पूरा आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा पूरा नहीं आ रहा है, मान लो ऐसा कुछ आ रहा है 1 और 2.49 मतलब 2.5 के आसपास का, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करके उस तरह रेशियो निकालना होगा। तो इनका आएगा 2:5 रेशियो। तो बस हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C2H5। फिर हमने n का वैल्यू निकाला, n का वैल्यू निकाल के हम आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बता देंगे। सो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये। सो इसको देखते हैं अभी। सो यहाँ पे है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव H is equal to 6.48% एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 51.42%। डिटरमिन इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के बताना है हमें यहाँ पे। इफ द कंपाउंड कंटेन्स 12 एटम्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, अगेन सारे परसेंटेजेस देखो हमने यहाँ पे रख दिए, एलिमेंट रखे, फिर एटॉमिक नंबर के यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ पे है, परसेंटेज हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर रखा हमने, एटॉमिक मास एक्चुअली है, एटॉमिक नंबर भी नहीं, ठीक। तो एटॉमिक मास यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन के बाद एटॉमिक रेशियो हमने यहाँ पे निकाला, सेम उसी तरह जैसे पीछे निकाला था। फिर उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशियो जो कि आ गया 2, 1 और 1.1 का। सो 1.1 है तो इसको हम सिंपल 1 ले लेंगे, यहाँ हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई सिर्फ तब करते हैं जब 1.5 या 2.5 जैसा जब आ जाता है कोई एक यहाँ पे तब। तो यहाँ पे 2, 1 और 1 का रेशियो आ गया। दैट मीन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन कैसे आ गए, 2, 1 और 1, ये हमारा रेशियो हो गया। सो यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, H और उसके बाद एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 H है और एक कार्बन है, तो CH2, चाहे C पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा CH2 एंड O। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आई होप लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो। चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इनका और इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करना और इनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और इसके अलावा अगर आप लोग को और किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।